महाराष्ट्र ये 12वें शतक से संत महात्माओं की भूमि रही। इस भूमि पर महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे युग पुरुष उन्होंने समाज परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और वो काफ़ी हद तक उन्होंने सफल भी बनाई। आज उसी भूमि पर फिर एक बार अनेक अंगों से सामाजिक प्रभाव जो देखा जा रहा था परिवर्तन के तौर पे, उसमें काफ़ी अंतर्गत संघर्ष दिखने लगा है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण आंदोलन के साथ ही शुरू हुई। तो आज हम अपने साथ परिवर्तन जिम्मेदारी सदर में ओबीसी आंदोलन और ओबीसी नेता और विचारवंत तथा वक्तागण प्राध्यापक श्रावण देवरे अपने साथ मौजूद है। आज हम उन्हीं के साथ मराठा आंदोलन और उन्हीं के साथ उभरा हुआ ओबीसी आंदोलन, इन सारी बातों पर हम कुछ परामर्श और विचार विमर्श करेंगे। देवरे सर, आपका फिर से एक बार त्रिवेणी मीडिया टीवी के परिवर्तन जिम्मेदारी सदर में स्वागत है। सर, ये महाराष्ट्र की भूमि परिवर्तन की भूमि जानी जाती है। यहाँ पे फुले शाह अम्बेडकर की परंपरा रही है। तीनों महापुरुष एक कड़ी में यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन आज जो हम देखते हैं आरक्षण के डिमांड को लेकर, ये महापुरुषों का विभाजन कहीं नजर आपको आता है क्या? शायद जिस महापुरुष ने शाहू महाराज ने आरक्षण का, उनको जनक भी कहा जाता है, व्यवहार में लाने का, लेकिन फिर भी फिलॉसफी के तौर पे महात्मा ज्योतिबा फुले को आप इसका श्रेय देते हैं। तो ये मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है, तो इसकी वजह क्या है? तो इस बारे में आप हमसे कुछ बात करो। हाँ, अभी महाराष्ट्र में अगर इतने बड़े पैमाने में कोई एक जात, चाहे वो पॉलिटिकल पावर में हो, चाहे वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, सवाल ये है कि इतने बड़ी पैमाने में कोई एक जात रास्ते पर उतर रही है और 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख इतने बड़े पैमाने में लोग रास्ते पे उतर रहे हैं और कुछ मांग कर रहे हैं। चाहे वो मांगे गलत है या बराबर है, वो बाद में हम सोचेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर कोई रास्ते पर उतर कर कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, उसको हमने गंभीरता से लेना चाहिए। और इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में इतने बड़े पैमाने में लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसका अंदाज़ा ना समाजशास्त्री को लग रहा है, ना साहित्यिकों को लग रहा है, ना लेखक को लग रहा है, और ना विचारवंत इनको समझ में आ रहा है। ये सब बौखला गए हैं, ये कन्फ्यूज हो गए कि अरे ये कैसे अचानक हो सकता है। फिर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई इतने दिन पॉलिटिकल पावर में रहकर भी मराठा जात रास्ते पे उतर रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भाई ये एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब ये जातिवादी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मराठा ओबीसी में आरक्षण मांग रहे हैं। तो कारण कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, मांगे कुछ भी हो, लेकिन इस समाज के जो थिंक टैंक, मतलब थिंकिंग स्ट्रीम, अभी तो वो थिंक टैंक ही बन गया है, वो थिंक स्ट्रीम नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इस थिंक स्ट्रीम होते तो इसका अंदाज़ा उनको जल्दी आ जाता। तो वो थिंक टैंक ही है। तो इसके कारण, जो इसके पीछे जो कारण है मराठा समाज इतने बड़े पैमाने में बाहर निकलने में, उसके अलग अलग कारण हैं। देखो, भारत में जो नई नीतियाँ आई है, तो इस नीति को जब अमल में लाया जाता है तो जाति को अनदेखा किया जाता है, जाति व्यवस्था को अनदेखा किया जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये एलपीजी पॉलिसी आई लिबरल प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी। तो एलपीजी पॉलिसी जब आती है तो जाति के अंतर्गत अगर वो उसका ख्याल किया जाता, अब तक हमने ये देखा कि देश में जो आर्थिक नीति अमल में लाई गई, उसकी वजह से खेतीबाड़ी जो है, जिसके आधार पर मराठा समाज बड़े पैमाने में अपनी जीवनी चला रहा है, तो वो संकट में आ गई। और जो मराठा किसान था उसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया, इसलिए वो सुसाइड करने लगा, ये एक कारण है। और दूसरी तरफ मराठा समाज के जो लीडर है, जिनके हाथ में शुगर फैक्ट्री है, जिसके हाथ में कोऑपरेटिव बैंक्स है, जिनके हाथ में एजुकेशन की सभी संस्थाएं हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, तो ये सभी मराठा समाज के लीडर के हाथ में होते हुए भी मराठा समाज के मध्यम और गरीब लोगों को उसका कोई लाभ नहीं हो सका। मतलब अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो कम से कम 5 लाख, 10 लाख ऐसा रेट होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल। कहीं कहीं ज़्यादा भी है, कहीं कहीं कम भी है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई कम से कम 5 लाख तो है। तो मराठा समाज का कोई भी गरीब आदमी या मध्यम क्लास का आदमी, मीडियम क्लास का आदमी मराठा समाज का इतना पैसा देकर मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता।
तो हुआ ये कि मराठा समाज के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूपी एमपी बिहार से बाहर के स्टेट से लोग पैसे लेकर एडमिशन लेने लगे और गरीब मराठा आदमी और गरीब मराठा लड़का जो कल डॉक्टर हो सकता था, जो कल इंजीनियर हो सकता था, वो गांव में खेती में अभी भी काम कर रहा है, खेती में काम कर रहा है और गरीबी का जीवन जी रहा है। तो उसके दिल में तो असंतोष रहेगा ही। ये दो कारणों की वजह से ये बहुत बड़ा असंतोष जो है वो मराठा समाज के अंदर आकार ले रहा था। और तीसरा एक कारण ये था, क्योंकि कोई भी समाज में अगर असंतोष है तो उसको संगठित करने वाला कार्यकर्ता वर्ग भी लगता है। ऐसे नहीं कोई समाज रास्ते पे आ जाता है कि भाई चलो हम 10-15 लोग आ गए, रास्ते पे आ गए, ऐसा नहीं चलता। अगर 10-15 लाख की संख्या में कोई समाज रास्ते पे उतरता है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे नेताओं की भले ना हो लेकिन कार्यकर्ताओं की फौज काम करती है। तो ये कार्यकर्ताओं की फौज कौन सी थी, ये हमें देखना चाहिए। जब तक मराठा समाज के हाथ में ये महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पावर थी तो उनके हाथ में सरकारी खजाने की चाबी थी। तो इस सरकार के खजाने से अलग अलग योजनाएं जो थी वो योजनाएं गांव के तरफ का, तहसील के तरफ का जो मराठा समाज का कार्यकर्ता था तो ये योजनाएं उसके तरफ जाती थी। किसी को बिल्डरशिप मिलती थी, किसी को कॉन्ट्रैक्टरशिप मिलती थी, कोई रास्ते का कॉन्ट्रैक्ट लेता था, कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। तो इनको सरकारी खजाने से योजनाओं के माध्यम से पैसा मिलता था और उसमें से पैसा बनाकर वो अपनी जीवनी चलाते थे और अपने नीचे के कार्यकर्ताओं की जीवनी चलाते थे। तो ये कार्यकर्ता बड़े पैमाने में सरकारी खजाने पर उनकी रसद ठीक तरह से चल रही थी। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी पावर में चेंज हो गई, भाजपा सेना आ गई और सबसे बड़ी बात ये हुई कि चीफ मिनिस्टरशिप मराठा समाज के हाथ में नहीं रही। मतलब सरकारी खजाने की चाबी अब मराठा समाज के हाथ में नहीं है। तो गांव के तरफ का जो मराठा कार्यकर्ता है, गांव के तरफ का, तहसील के तरफ का, डिस्ट्रिक्ट के तरफ का जो मराठा कार्यकर्ता है उसकी रसद बंद हो गई। तो देखो, जैसे ही फौज की रसद बंद हो जाती है तो फौज में विद्रोह शुरू हो जाता है। तो ये मराठा कार्यकर्ताओं की जो फौज है बड़े पैमाने में गाँवों में, देहातों में, ये मराठा कार्यकर्ताओं के फौज में सरकारी तिजोरी में से रसद आना बंद हो गया। इसलिए वो बड़े पैमाने में विद्रोह उनमें हो गया और वो सोचने लगे कि विद्रोह करेंगे लेकिन पूरे मराठा समाज को साथ में लेकर विद्रोह करेंगे। तो उन्होंने ये सब जो असंतोष है इसको एकत्रित किया, संगठित किया, उसको गांव के लेवल पर नेतृत्व दिया, तहसील के लेवल पर नेतृत्व दिया, जिले के लेवल पर उसके नेतृत्व दिया, साधने, संसाधने, पैसा, ये सब उन्होंने लगाकर ये मराठा जो मोर्चा है ये बड़े पैमाने में निकला। एक तीसरा कारण मैंने अभी आपको बताया। अभी देखो, एक चौथा मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, समाज में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हलचल हो रही है, इसकी पूरी खबर आरएसएस को रहती है। आरएसएस के लोग सबसे ज़्यादा स्टडी जाति व्यवस्था का करते हैं। किस जाति में क्या हलचल हो रही है और किस जाति में चेंजेस हो रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा स्टडी आरएसएस को रहता है। जैसे ही आरएसएस ने देखा कि कोपर्डी का बलात्कार प्रकरण हुआ, मराठा समाज में असंतोष फैल गया, ये सब काम को लग गए, गांव के देहातों के सब मराठा फौज, मराठा समाज के मध्यम वर्गीय लोग, गरीब लोग, किसान लोग, ये सब इनमें ये सब असंतोष जैसे ही संगठित हो रहा था तो आरएसएस की ध्यान तो उनके ऊपर जानी थी। तो आरएसएस के जो मराठा कार्यकर्ता थे, जो केडर थे, उनको आदेश दिया गया कि भाई जल्दी ये पूरा मराठा समाज में आप फैल जाओ और इस मराठा समाज के ये मोर्चा जो है इसको आप नियंत्रण में लेके उसको शांति से रास्ते पे लाकर बढ़ाना है। ये तो आरएसएस ने काम किया ही। आरएसएस का दूसरा ये काम था, जो वो तो थिंक स्ट्रीम है, वो थिंक टैंक नहीं है। आरएसएस थिंक टैंक नहीं है, आरएसएस थिंक स्ट्रीम है। तो इसकी वजह से उन्होंने मराठा समाज को कहा कि ये तुम्हारी मांगे होनी चाहिए। मतलब दलित एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ बोलो, मराठा समाज को ओबीसी में समाविष्ट कर दो ताकि सभी ओबीसी का आरक्षण मराठा समाज को मिल जाए। तो ये सभी मांगे तो आरएसएस के तरफ से ही आ सकती है। कोई अगर पूर्वगामी आदमी इस मराठा समाज के मोर्चा को कोई मार्गदर्शन कर रहा होता, चाहे वो फुले आंबेडकरवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी हो, तो फॉरवर्ड विचारों का कोई भी
आदमी अगर इस मोर्चा को अगर गाइड करता तो इस तरह से मांगे सामने नहीं आती। क्या आता कि मराठा समाज को दूसरे जाति से जोड़ने का काम ये मराठा मोर्चा करता। मतलब क्या कि मराठा समाज को तो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मराठा समाज को आरक्षण मिलने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 50% की मर्यादा नहीं तोड़ सकते। तो फिर पहले मांग करो कि 50% की मर्यादा तोड़ने के लिए नचेपन कमीशन का रिपोर्ट अमल में लाना चाहिए। ये पहली मांग मराठा समाज की होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। और दूसरा कि कोई भी समाज को अगर बैकवर्ड है या नहीं, फॉरवर्ड है या नहीं, ये अगर तय करना है तो कागज़ पे डेटा चाहिए। अगर आज कागज़ पे डेटा है मराठा समाज का, तो वो कागज़ के सामने रखकर हम तय कर सकते हैं कि मराठा समाज को बैकवर्ड कहा जाए या नहीं कहा जाए। तो हमारे पास आज डेटा है ही नहीं, ऑन पेपर तो कुछ भी नहीं है। तो मराठा समाज की दूसरी डिमांड ये होनी चाहिए थी कि तुरंत सभी जातियों का कास्ट सेंसस शुरू किया जाए। जैसे तमिलनाडु में जयललिता मैडम ने, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि सेंट्रल अगर ओबीसी की कास्ट सेंसस नहीं कर रहा है, ओबीसी की जात गणना नहीं कर रहा है, तो हम तमिलनाडु में स्टेट लेवल पर हम ओबीसी का जात गणना करेंगे। और तमिलनाडु में वो शुरू भी हो गया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको, हाईकोर्ट ने उसको मंजूर किया। हाईकोर्ट ने कहा कि स्टेट लेवल पे ओबीसी का कास्ट सेंसस कर सकते हैं, उन्होंने परमिशन दी थी हाईकोर्ट ने। लेकिन बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में गए कुछ लोग और वहाँ से उसको स्टे आ गया, वो अलग बात है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठा समाज इतनी बड़ी ताकत लेकर अगर ये मांग करता कि भाई नचेपन कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए और जल्दी से जल्दी सभी जातियों का कास्ट सेंसस करके, मराठा जाति की भी जात गणना करके, उनका नया डेटा ऑन पेपर लेके फिर तुरंत हम तय कर सकते थे कि मराठा समाज बैकवर्ड है या नहीं। तो ये दूसरी डिमांड मराठा समाज की होनी चाहिए। और बाकी की डिमांड उनकी तो है, वो अलग है, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट मांग है। लेकिन मराठा समाज में इतने वकील है, मराठा समाज के इतने डॉक्टर्स है, मराठा समाज के इतने प्रोफेसर्स है जो स्टडी करते हैं, इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग होने के बावजूद, मराठा समाज में इतने बड़े बुद्धिजीवी होने के बावजूद मराठा समाज को कोई ठीक तरह से मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। और मराठा समाज को एससी से तोड़ने की बात चल रही है। एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ बोलना मतलब आपके पास तो एससी आदमी बैठेगा ही नहीं। तो मराठा समाज दलितों से टूट गया, मराठा समाज आदिवासी से टूट गया, और ओबीसी में समाविष्ट होने की कारण, डिमांड के कारण वो तो ओबीसी से टूट रहा है, पहले भी टूट गया, अभी तो पूरा टूट गया है। तो मराठा समाज को अकेला करने के लिए उसको सभी जातियों से, सभी लोगों से तोड़कर मराठा समाज को अकेला खड़ा करना, ये तो मराठा समाज की बहुत बड़ी हानि है, उनकी बदनामी है, और उनका पॉलिटिकल, सोशल, ये सबसे बड़ा उनका नुकसान हो रहा है। फिर भी कोई मराठा समाज का कोई बुद्धिजीवी क्यों नहीं ये बता रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने बहुत सारी बातें इस संदर्भ में कही। मराठा आरक्षण का जो मोर्चा है, क्रांति मोर्चा, उसके संदर्भ में महाराष्ट्र में पहली बार और शायद देश में ही पहली बार ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि ओबीसीओ का भी एक क्रांति मोर्चा निकला, जैसे नासिक में। तो इस क्रांति मोर्चा और मराठा क्रांति मोर्चा, इस दोनों में अंतर यह रहा है कि मराठाओं का क्रांति मोर्चा यह प्रस्थापित और विस्थापित दोनों वर्ग ने साथ में किया है, और ओबीसी का जो मोर्चा है वो मोर्चा प्रस्थापित के समर्थन में किया गया मोर्चा है, ऐसे कुछ प्रचार माध्यमों ने बात चलाई है। और दूसरी और इस संदर्भ में एक बात कहेंगे कि यदि मराठा आंदोलन के पीछे कोई संघ शक्ति है, वो समझने वाला बुद्धिजीवी वर्ग अगर ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में या मोर्चा के संदर्भ में कार्यरत है, तो क्या मराठा और ओबीसीओ के बीच का अंतर आरक्षण के सवाल पे कुछ कम नहीं किया जा सकता, या परिवर्तनवादी को कुछ ज्यादा ताकत से उभारा नहीं जा सकता? क्या आप इस संदर्भ में? चंद्रकांत जी, एक बात आपको पहले सोचनी चाहिए। आप अब मराठा मोर्चा और ओबीसी का मोर्चा, इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। इसका कारण ये है सर, मराठा समाज का जो मोर्चा है वो एक ही कास्ट का मोर्चा है, एक ही जाति का मोर्चा। तो वो मोर्चा संख्या के तौर पर उसको हम देखते हैं कि 10 लाख का निकला, 15 लाख का निकला, तो ये संख्या के आधार पर है, ना कि मेरिट के आधार पर। ओबीसी का मोर्चा जो है वो मेरिट के आधार पर है, क्योंकि वो कैटेगरी का मोर्चा है, ओबीसी का मोर्चा है। तो ओबीसी कैटेगरी को तो राज्य घटना में
अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको वो SC ST OBC तो ये सभी कैटेगरी सम्मत है। तो ये गुणात्मक फर्क है। मराठा का मोर्चा संख्या के आधार पर है और OBC का मोर्चा मेरिट के आधार पर है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मराठा समाज की तुलना, मोर्चा की तुलना OBC तुलना से मत कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ही एट्रॉसिटी एक्ट के खिलाफ मराठा समाज में डिमांड उठने लगी और मोर्चे निकलने लगे, तो तुरंत पहली प्रतिक्रिया तो दलितों में से, SC कैटेगरी के कार्यकर्ताओं में से आना संभव नहीं था और वो आ गई। लेकिन तुरंत माननीय एडवोकेट बाला साहेब प्रकाश जी आम्बेडकर इन्होंने कहा कि कोई भी मोर्चा ना निकाले, कोई भी प्रति मोर्चा ना निकाले। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी समझदारी की बात बाला साहब ने की कि कोई भी दलित आंदोलन ना करे, कोई भी प्रति मोर्चा ना निकाले। तब मुझे बाबा साहब आम्बेडकर की याद आई। पुणे पैक्ट करने से पहले जब महात्मा गांधी जी अनशन पे बैठे थे स्वतंत्र मतदार संघ के खिलाफ में, जो बाबा साहब ने उनको मिले थे, तो गांधी जी जब अनशन में बैठे थे तो बाबा साहब को बहुत बड़ी चिंता हो रही थी। अगर इस अनशन में अगर महात्मा गांधी जी को कुछ हो जाता, तो बाबा साहब ने पहले ये सोचा कि मेरा जो गांव के तरफ का जो दलित है, जो SC है, जो झुग्गी झोपड़िया में रहता है, तो अगर दंगा फसाद हो गया तो पूरी बस्ती की बस्ती जल सकती है, दलितों का नुकसान हो सकता है। तो ये बाबा साहब ने सोचकर वहाँ पे कहा कि भाई ये पुनः पैक कर लो, और उन्होंने माघार ले ली। तो वही बात मुझे याद आई कि बाला साहब प्रकाश जी आम्बेडकर ने बहुत अपने दादाजी की बात ध्यान में लेकर ये डिसीजन लिया। ये बिल्कुल सही। यही बात OBC के बारे में नहीं हो सकती। तो OBC ने जो महामोर्चा निकालने की कोशिश शुरुआत की, हम बहुत सारे OBC संगठनाएं जो है वो इकट्ठा आए और सोचा कि दलित मोर्चा नहीं निकालेंगे तो वो ठीक है, लेकिन OBC को मोर्चा निकालना चाहिए। इसके पीछे एक कारण मैंने बताया कि मैंने हरियाणा का उदाहरण बताया। हरियाणा में जाट समाज OBC में समाविष्ट होने की कोशिश कर रहा था और 2014 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उससे पहले कांग्रेस ने इलेक्शन में जाट लोगों की वोट बैंक जीतने के लिए कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार ने जाट लोगों को OBC में समाविष्ट कर दिया। तो भी हरियाणा के OBC ने कुछ रास्ते पे नहीं उतरे, मोर्चा नहीं निकाले, शांति से विरोध करने लगे, कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। तो इसका मतलब जाट लोगों ने ऐसा लिया कि OBC कुछ नहीं है, OBC का कोई अस्तित्व नहीं है और ये हमसे डरते हैं। और जो जाट समाज का जो आंदोलन हुआ वो हिंसा में हुआ, उसका रूपांतर, और जाट समाज के लोगों ने वहाँ के OBC लोगों की रिक्शा जलाई, गाड़ियाँ जलाई, उनके घर जलाए, उनके शॉप, मार्केट में जाकर उनके शॉप जलाए। OBC लोगों का बहुत नुकसान जाट समाज ने उस हिंसक आंदोलन में किया और उनका पूरा टारगेट OBC समाज था, सैनी समाज था। सबसे ज़्यादा तो सैनी समाज का, माली समाज का उन्होंने नुकसान किया। माली समाज के घरों पे ज़्यादा उन्होंने अटैक किया, क्योंकि वो सबसे डोमिनेंट वही एक समाज था, सैनी माली समाज, कि जो जाट समाज के आरक्षण को विरोध कर रहा था। वही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। तो हमने ये कहा कि अगर हम शांत रहे, अगर हमने कुछ प्रतिक्रियाएं नहीं दी, तो कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में अगर किसी मराठा मोर्चा को हिंसा का रूप धारण कर लिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो माली समाज का होगा, तेली समाज का होगा, ये कोली समाज का होगा, क्योंकि पूरा OBC ही उनका टारगेट रहेगा, क्योंकि यही हमें विरोध कर रहे हैं OBC में आने के लिए। तो ये मराठा समाज का मोर्चा ये भी कर सकता है। तो इसलिए OBC ने रास्ते पे आना चाहिए, जागृति के लिए, ना को उनको इशारा देने के लिए, मराठा समाज को कुछ कहने के लिए नहीं। अपने आप में खुद में OBC में जन जागृति होनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। हमने सतर्क रहना चाहिए। इसलिए OBC का महामोर्चा निकलना बहुत ज़रूरी था। और अगर नहीं निकाला तो एक तरफा गवर्नमेंट निर्णय भी ले सकती है कि कोई OBC प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो चलो मराठा समाज को OBC में डाल दो, तो ये भी हो सकता था। तो ये दो कारण बहुत बड़े पैमाने में थे। पहला कारण जागरूक होना, ताकि कोई हम पे अटैक ना कर सके, खुद की सुरक्षा के लिए जागरूक होना, ये महामोर्चा का पहला कारण था। इसलिए लोग संगठित हो रहे थे। दूसरा कारण ये था कि अगर हम शांत रहे तो एक तरफा निर्णय लेकर ये फडणवीस सरकार मराठा समाज को OBC में डाल सकता है।
तो ये दूसरा कारण भी बड़ा ओबीसी में ये मोर्चा निकालने के पीछे था। तो ये दो कारण अहम थे। माली, तेली, कोड़ी, ये सब जो नाहवी, धोबी, कुमार, सिंपी, सुतार, ये बड़े पैमाने में, बंजारा, धनगर, ये सब बड़े पैमाने में ये लोग जो है ओबीसी, ये अपनी जात भूलकर, जो आज तक जात नहीं भूलते थे, लेकिन अभी ये नासिक में जो महामोर्चा हुआ उसमें अपनी जात भुलाकर, अपनी कास्ट को बाजू में रखकर सभी ओबीसी जातियों ने अपना प्रतिनिधित्व इस मोर्चा में दिया। इसलिए वो मोर्चा पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो 10 लाख का ये मोर्चा निकला, और कार्यकर्ताओं का अगर मत लिया जाए तो वो कहते हैं कि 20 लाख से आगे मोर्चा था। तो मोर्चा बड़ा था ये तो, और वो इशारा मोर्चा था, जन जागरण मोर्चा था, प्रबोधन मोर्चा था। किसी समाज के खिलाफ वो मोर्चा नहीं था, किसी आदमी के खिलाफ वो मोर्चा नहीं था, किसी सरकार के खिलाफ भी वो मोर्चा नहीं था। खुद के जागरण के लिए, खुद के प्रबोधन के लिए और खुद को सतर्क रखने के लिए ये मोर्चा था। सर, बहुत आपने मराठा मोर्चा के संदर्भ में बात की कि चौथा कारण आपने जो बताया कि संघ की शक्ति जो है उन्होंने इस आंदोलन को हाईजैक किया, या इस आंदोलन के पीछे उनकी भी शक्ति रही। नासिक का जो क्रांति मोर्चा ओबीसी का जो इशारा मोर्चा निकला, उससे पहले कुछ घटनाएं घटित हुई महाराष्ट्र के अंदर। तो सबसे पहले घटना जो घटी राजनीतिक तौर पे, पंकजा मुंडे और छगन भुजबल की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद नासिक में एक मोर्चा निकाला जाए, इसकी ज्यादातर तैयारी देखना शुरू हो गई, और यही वजह रही कि मीडिया ने इस बात को भी इस तरह से लिया। क्या इस मोर्चा के पीछे भी कुछ संघ की शक्ति सक्रिय थी? क्या ऐसा कुछ माहौल बना था? चंद्रकांत जी, आपने अभी जो कहा कि पंकजा मुंडे जो मिनिस्टर है भाजपा सरकार में, वो भुजबल साहब को मिलने के लिए गई और वहाँ से वातावरण तैयार होगा। ये आपने जो कहा, ओबीसी महामोर्चा की जो तैयारी, उनके दिल में जो असंतोष, उनके दिल में जो उनका जो सोच था ओबीसी महामोर्चा के लिए, वो तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। और जैसे ही पंकजा मुंडे भुजबल साहब को मिलने के लिए गई तो ये एक निमित्त हो गया, और कार्यकर्ता लोगों में एक अच्छा एक माहौल बन गया कि भाई दो समाज के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये एक अच्छा सिम्टम है, और कार्यकर्ता लोग काम करने लग गए और ये महामोर्चा की तैयारी शुरू हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि ये महामोर्चा केवल पंकजा मुंडे के लिए निकल रहा है, केवल भुजबल जी के लिए निकल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कोई मोर्चा में 15 लाख से ऊपर अगर लोग आते हैं तो ये इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता लोग हैं, और कार्यकर्ता लोग ऐसे हैं जो फॉरवर्ड विचारों के हैं। इसलिए इस मोर्चा में कोई भी ऐसी वैसी डिमांड सामने नहीं आई, किसी को समाज को तोड़ने की डिमांड ओबीसी महामोर्चा में नहीं आई, कोई भी गलत काम इस ओबीसी महामोर्चा में नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ओबीसी महामोर्चा को जो मार्गदर्शन कर रहे थे उसमें बड़े पैमाने में ओबीसी इंटेलेक्चुअल थे और वो फॉरवर्ड विचारों के थे। इसलिए ओबीसी महामोर्चा का एक, और ये भी एक गुणात्मक फर्क है, ये भी एक मेरिट है ओबीसी महामोर्चा का कि ओबीसी महामोर्चा में ऐसा कोई कुछ गलत डिमांड सामने नहीं आया। तो ये मैं उसका बहुत बड़ा ओबीसी मोर्चा का ये एक बहुत बड़ा मैं योगदान समझता हूँ। दरअसल नासिक का इशारा मोर्चा के बाद सारे मीडिया में ये चर्चा छा गई कि ये मोर्चा केवल भुजबल समर्थकों का था, या भुजबल के बचाव के पक्ष में ये मोर्चा था। क्या आप इस संदर्भ में कहोगे? कि कोई भी अगर कैटेगरी का मोर्चा निकलता है तो अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग खेमे में से लोग आते हैं। कोई पुरोगामी विचारों के होते हैं, कोई बैकवर्ड विचार के रहते हैं, कोई सनातनी विचारों के रहते हैं, और कोई व्यक्तिवादी होते हैं, कोई व्यक्ति पर ज़्यादा प्रेम करने वाले होते। तो ये तो अलग अलग फैक्टर इस ओबीसी महामोर्चा में आ गए थे। लेकिन इसमें एक बात देखनी चाहिए कि शुरू से ये ओबीसी महामोर्चा ही था, और बाद में कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्यों न हम इस ओबीसी मोर्चा को भुजबल समर्थकों का मोर्चा कह दिया, तो उनको लगा कि हमारे साहब जेल से जल्दी छूट जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि ऐसे कोई मोर्चा निकाल कर कोई जेल से कोई बाहर नहीं आते, इससे पहले भी ऐसा कोई इतिहास नहीं है। तो हमने ये सब समझाने की कोशिश की, और ओबीसी मोर्चा ही इसको कहना चाहिए, ये हमने पूरे तौर पर कह दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पूरा
जैसे जैसे मोर्चा का माहौल बनने लगा तो प्रस्तापित लोगों में अलग अलग पार्टी के जो प्रस्तापित लोग हैं और जो अपर कास्ट के जो लोग हैं और पूरा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये पूरा का पूरा इस मोर्चा को संकुचित करना चाहता था। क्योंकि अगर ओबीसी मोर्चा कहा तो 52% का मोर्चा, ये उसका एक बहुत बड़ा मेरिट सिद्ध हो जाता। और उसको अगर भुजबल समर्थक मोर्चा कह दिया तो भाई ये 2-4% लोगों का ये मोर्चा था, चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन है तो समर्थकों का, मतलब 2-4% का लोगों का मोर्चा है। तो इस मोर्चा को छोटा करने की कोशिश सभी प्रिंट मीडिया ने की और सभी नेताओं ने की। और जैसे जैसे मोर्चा में लोग आने लगे और अंदाज़ा बढ़ने लगा कि अरे भाई ये तो 10 से भी ज़्यादा जा रहा है, ये तो 15 से भी ज़्यादा जा रहा है, तब राष्ट्रवादी के 2 एमएलए, एक धनंजय मुंडे जी और एक जितेंद्र आव्हाड जी, वो मोर्चा की जगह पे आए और पत्रकारों ने हमें बहुत सवाल पूछे कि भाई ये राष्ट्रवादी ने हाईजैक कर लिया, आव्हाड साहब ने हाईजैक कर लिया, ये धनंजय मुंडे जी ने हाईजैक कर लिया। वैसी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रेस्ट हाउस में, तो उनकी रेस्ट हाउस में कॉन्फ्रेंस होने के बाद तुरंत हमने भी रेस्ट हाउस के बाहर हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस मोर्चा में ओबीसी तो लोग बड़े पैमाने में थे, भुजबल समर्थक भी थे। जो डिमांड थी वो तो डिमांड यही थी कि मराठा समाज को ओबीसी में ना समाविष्ट किया जाए, उनको अलग आरक्षण दिया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि ओबीसी जाति के नेताओं को जात के नाम पर उनको सताया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, किसी को मिनिस्टरशिप से बाहर किया जा रहा है और किसी को मीडिया में एक माहौल बनाकर किसी ओबीसी नेत्री को बदनाम किया जा रहा है। तो ये ओबीसी जाति के नेताओं के बारे में ही क्यों हो रहा है? खुलेआम है कि वो ओबीसी है इसलिए। तो ये ओबीसी जाति के नेताओं पर जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। ये भी एक डिमांड ओबीसी मोर्चा की थी। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये मोर्चा ओबीसी समर्थक, ये मोर्चा भुजबल समर्थक था, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। इतने बड़े पैमाने में अगर ओबीसी लोग आ रहे हैं तो निश्चित ही रूप में ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, सभी ओबीसी के लिए था, जिसमें भुजबल साहब भी आते हैं, उनके लिए भी था। मराठा क्रांति मोर्चा और ओबीसी इशारा मोर्चा, इस संदर्भ में हमने बातचीत की प्रोफेसर श्रावण दिवरे से। इसके आगे भी ऐसे कई विषयों पर उनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आज यही इस विषय के संदर्भ में हम रुकते हैं। फिर उनसे दोबारा मुलाकात की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए उनसे हम विदा लेते हैं। सर, आपने हमें जो धन्यवाद, उसके लिए हम आपका भी धन्यवाद।